जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों 26 दिसंबर को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में एयर डिफेंस, ड्रोन और एम्बरर एयरक्राफ्ट पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दोस्तों इस मीटिंग में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना के लिए बड़े डिफेंस सौदे एजेंडे में हैं। दरअसल यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के लिए ब्राजील से 6 एम्बरर विमान खरीदे जाएंगे और इन विमानों में डीआरडीओ के द्वारा विकसित नेत्रा वाक सिस्टम लगाया जाएगा। भारत के पास पहले से 3 ऐसे विमान हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को 6 और की जरूरत है। पहले विमान की डिलीवरी में कम से कम 3 से 4 साल लग सकते हैं। इसके अलावा ड्रोन युद्ध का भविष्य देखते हुए 100 किलोमीटर रेंज वाले लगभग 150 ड्रोन सिस्टम, जिनकी अनुमानित लागत 1800 करोड़ रुपए है, इनको भी मंजूरी दी जाएगी, जिसे कि भारतीय कंपनी ही बनाएंगी। यही नहीं, साथ ही साथ भारत काउंटर ड्रोन सिस्टम पर भी एक बड़ा फैसला लेने वाला है। कहा जा रहा है कि भारतीय सेना को अब आधुनिक कमांड पोस्ट व्हीकल्स भी चाहिए। यहीं से डेटा, लाइव वीडियो, इवन युद्ध संचालन को कंट्रोल किया जाता है, चाहे वो बटालियन हो या फिर ब्रिगेड लेवल। साथ ही साथ इस बैठक में दोस्तों S-400 सिस्टम के लिए 280 मिसाइलें खरीदे जाने पर भी फैसला लिया जाएगा, जिनकी अनुमानित लागत 10,000 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि DAC से मंजूरी मिलने के बाद फिर इन सभी सौदों पर बातचीत शुरू हो जाएगी। यही नहीं दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारतीय मिसाइल ताकत को भी एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है और 26 दिसंबर की DAC की बैठक में MRSAM से लेकर अस्त्र मार्क 2 तक बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मैंने आपको बताया कि DAC की अध्यक्षता करेंगे और इस बार फोकस है इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट और घातक मिसाइल सिस्टम्स पर। दरअसल इंडियन नेवी चाहती है 700 से ज्यादा MRSAM मिसाइलें, इनकी रेंज 70 किलोमीटर है और ये दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल और ड्रोन के खिलाफ सबसे असरदार हथियार है। दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स का सबसे महत्वपूर्ण हथियार अस्त्र मार्क 2 BVR मिसाइल है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर होने वाली है और इंडियन एयरफोर्स कम से कम 600 से ज्यादा मिसाइलें अपनी फ्लीट में शामिल करना चाहती है। इसके अलावा स्पाइस प्रिसीजन वेपन के ऊपर भी एक बड़ा फैसला लिया जाएगा। स्पाइस प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन दोस्तों आपने देखा होगा 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में इस्तेमाल किया गया था। ये बंकर और हाई टारगेट्स पर सटीक वार करता है। कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स 300 से ज्यादा स्पाइस सिस्टम खरीदना चाहती है। इसके अलावा भारतीय सेना हल्के और लो लेवल रडार की अधिक संख्या चाहती है, जिसमें कि 3D अश्लेषा, 2D भरनी, जो कि बेल द्वारा विकसित आकाश तीर सिस्टम का हिस्सा है और ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। कहा जा रहा है कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत भारतीय सेना को तेजी से हथियार मिलेंगे और यहाँ पर दोस्तों कैग की रिपोर्ट भी आई थी कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट खुद ही ऑलरेडी लेट चल रही है और जो पिछला EP था यानी कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट वो 19 नवंबर को खत्म हुआ। यहाँ पर कई सौदे अधूरे रह गए और अब 26 दिसंबर को इस EP की समय सीमा और बजट को बढ़ाया जा सकता है। बात साफ हो जाती है कि DAC की इस बैठक में दोस्तों भारत की मिसाइल स्ट्राइक क्षमता और एयर डिफेंस को एक नया लेवल मिलने वाला है। दोस्तों DRDO ड्रोन टेक्नोलॉजी को अब नए लेवल पर ले जा रहा है। दरअसल DRDO के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, जिसे कि हम TDF स्कीम कहते हैं, इसके तहत DRDO अब एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दरअसल DRDO इस तरीके के ड्रोन स्वार्म्स को बनाना चाहता है जो हवा में बहुत पास और बिल्कुल एक सटीक फॉर्मेशन में उड़े, वो भी इतनी सटीकता से कि सारे ड्रोन मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करे। हर ड्रोन में होगा एक छोटा ट्रांसमीटर या रिसीवर। जब ये सारे ड्रोन उड़ते हैं तो मिलकर बन जाता है एक वर्चुअल एंटीना, यानी कि हवा में तैरता हुआ एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और इससे कम्युनिकेशन, रडार निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किया जा सकता है। और आमतौर पर दोस्तों इस तरीके का काम बड़े और महंगे विमान से किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो स्वार्म ड्रोन है वो अपनी शेप हवा में चेंज कर सकते हैं, बीम की दिशा और ताकत बदल सकते हैं, मिशन के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं। मतलब ये स्मार्ट, फ्लेक्सिबल लेकिन घातक होंगे और इस सिस्टम के लिए ड्रोन को सेंटीमीटर लेवल की दूरी बनाए रखनी होगी। GPS बंद होने पर भी ये उड़ सकते हैं और दुश्मन की जैमिंग से भी ये बच सकेंगे। मतलब ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर है और ये गेम चेंजर दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो काम इस तरीके के बड़े विमान और महंगे विमान करते हैं वो आसानी से मार गिराए जा सकते हैं, लेकिन ड्रोन स्वार्म को खत्म करना मुश्किल है क्योंकि अगर एक ड्रोन गिर भी जाता है तो बाकी के ड्रोन खुद को रीअरेंज कर लेंगे और मिशन जारी रहेगा। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों आगे बहुत काम आने वाली है निगरानी करने में, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस में और एसिमेट्रिक वॉरफेयर में। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में MSMEs, डिफेंस स्टार्टअप्स भी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा DRDO और इंडियन एयरफोर्स एक बेहद घातक स्वदेशी मिसाइल पर बड़ी डील करने वाले हैं। इस मिसाइल का नाम है NGARM रुद्रम 1, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। रुद्रम 1 जो कि हवा से दागी जाने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसके जरिए हम दुश्मन के रडार या डिफेंस सिस्टम्स को खत्म कर सकते हैं। इसकी रेंज 200 किलोमीटर है और रुद्रम 1 में है डुअल पल्स रॉकेट मोटर और इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत दोस्तों डुअल सीकर सिस्टम है, जिसमें कि पहला है पैसिव RF सीकर और दूसरा है मिलीमीटर वेव सीकर, यानी कि आखिरी फेज में ये टारगेट को लॉक करती है। भले ही दुश्मन अपने रडार को बंद कर दे या फिर उसकी जगह बदले, तब भी वो इससे नहीं बच पाएगा। अभी तक दोस्तों दुश्मन क्या करते थे कि एंटी रेडिएशन मिसाइलों से बचने के लिए अपने रडार को बंद कर देते थे, लेकिन रुद्रम 1 दोस्तों
दुश्मनों के रडार बंद होने के बाद भी पूरी तरीके से हमला करती है, यानी कि दुश्मन का बचना नामुमकिन है। इससे इंडियन एयरफोर्स को एक बड़ा फायदा ये मिलेगा कि दुश्मन की एयर डिफेंस कमजोर होगी, फाइटर जेट सुरक्षित दूरी से हमला कर पाएगा और सीड मिशन यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस ज्यादा प्रभावी होंगे। हालांकि इंडियन एयरफोर्स और डीआरडीओ के बीच बातचीत इस बारे में भी चल रही है कि कितनी मिसाइलें खरीदी जाएं, किन एयरक्राफ्ट पर इसे जोड़ा जाएगा और कब तक तैनात की होगी। अगर ये डील पक्की होती है तो रुद्रम 1 भारत की ताकत बढ़ाने वाली एक और स्वदेशी मिसाइल होगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत ने पहली बार अपनी स्वदेशी वैप 8x8 बख्तरबंद गाड़ियों की पहली खेप रॉयल मोरक्कन आर्मी को सौंपी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कम से कम 5 वैप वाहन साफ नजर आ रहे हैं, यानी कि ये गाड़ियां मोरक्को की सेना में शामिल हो चुकी है। वैप यानी कि व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म, जो कि 8x8 पहियों वाली तेज, मजबूत, सुरक्षित और भरोसेमंद वाहन है। इसका इस्तेमाल अलग अलग मिशन में किया जा सकता है। और इस डील की सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा एडवांस सिस्टम ने मोरक्को में अपनी पहली विदेशी डिफेंस फैक्ट्री भी खोली है। इस फैक्ट्री का उद्घाटन दोस्तों भारत और मोरक्को के रक्षा मंत्रियों ने किया था, जिसमें कि गाड़ी का डिजाइन और बड़े पार्ट भारत से आए और फाइनल असेंबली अब मोरक्को में हो रही है। मोरक्को को लोकल इंडस्ट्री मिल रही है और भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और ये भारत का दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आर्मर्ड व्हीकल एक्सपोर्ट है और प्राइवेट कंपनी ने दिखा दिया कि हम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, इंडियन आर्मी अब अपनी ड्रोन स्ट्रेटेजी को चेंज कर रही है। सेना चाहती है कि भारतीय वायुसेना पर वो किसी भी तरीके से निर्भर ना रहे और वो अपने खुद के स्टेल्थ यूकैफ को खुद ऑपरेट करे। यहाँ पर इंडियन आर्मी का फोकस स्विफ्ट स्टेल्थ ड्रोन पर है, यानी कि स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्ट पैड, जिसका वजन फिलहाल 1.1 टन है। और स्विफ्ट एक ऐसा ड्रोन होगा जो रडार से बच सकता है, जिसके अंदर हथियार रखे जा सकते हैं और जो घंटों तक हवा में मंडरा सकता है। भारतीय सेना इसे एक तरीके से मिनी बॉम्बर यूकैफ के रूप में देख रही है। दरअसल भारतीय सेना को ये इसलिए भी चाहिए क्योंकि एलएसी और ऊंचाई वाले इलाकों में इंडियन एयरफोर्स के पास सीमित रिसोर्सेज होते हैं। इसलिए भारतीय सेना चाहती है कि हम फैसला भी खुद लें, खुद हमला करें, बिना एयर टास्किंग का इंतजार किए। मतलब भारतीय सेना को चाहिए ऑर्गेनिक फायर पावर। इसके जरिए भारतीय सेना दुश्मनों के ठिकानों पर हमला कर सकती है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को खत्म कर सकती है और लंबे टाइम तक आईएसआर कर सकती है। मतलब बिना पायलट को खतरे में डाले मिशंस कर सकती है। और साथ ही साथ भारतीय सेना एक और हथियारबंद ड्रोन को सपोर्ट कर रही है, जो कि आर्चर यूएवी है। ये एटीजीएम मिसाइलें ले जा सकता है, हेलिना नाग मिसाइल, जो कि दुश्मनों के टैंक और बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका वेपन ट्रायल 2026 से शुरू हो जाएगा। शुरुआती ऑर्डर 20 के हैं, आगे चलकर 100 तक दिए जाएंगे। और इवन आपने देखा होगा कि भारतीय सेना 87 आर्म्ड मेल ड्रोन्स को भी खरीदेगी, जिनकी कीमत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। और ऐसे में ग्रे ईगल ड्रोन सबसे आगे चल रहा है। इवन भारतीय सेना को MQ-9B भी मिलेंगे, लेकिन इनकी डिलीवरी होगी 2029 से 30 के बीच। यानी कि दोस्तों, भारतीय नौसेना अपना खुद का यूकैफ चाहती है, इंडियन एयरफोर्स घातक पर फोकस कर रही है और अब भारतीय सेना जमीन से जुड़े यूकैफ चाहती है। ऐसे में स्विफ्ट को भारतीय सेना अपना पहला स्टेप मान रही है और आगे चलकर यही स्विफ्ट दोस्तों 4 टन या 13 टन का घातक ताकतवर यूकैफ बनेगा, जो कि क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन स्वॉर्म्स को भी कंट्रोल कर सकता है। मतलब साफ है कि जंग अब सिर्फ जमीन और आसमान की नहीं होगी दोस्तों, बल्कि ड्रोन की होगी। इसलिए भारतीय सेना अपने पंख खुद बना रही है। फिलहाल भारतीय सेना के इस विचार के बारे में या उनकी ये जो सोच है उसके बारे में आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब एक नई लंबी दूरी की एयर लॉन्च स्ट्राइक मिसाइल को अपनी फ्लीट में शामिल करना चाहती है और ये मिसाइल है NASAM MR, जिसे डीआरडीओ ने इंडियन नेवी के लिए बनाया। NASAM MR यानी कि नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज, और ये बेसिकली दुश्मनों के युद्धपोतों को नष्ट करने के लिए बनाई गई मिसाइल है। रेंज 350 किलोमीटर है, फायर एंड फॉरगेट है और हर मौसम में काम कर सकती है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि इस मिसाइल का एक नया वेरिएंट बनाया जाए, जो कि एयर टू सरफेस वेरिएंट हो, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स जमीनी टारगेट पर हमला कर सके। इससे इंडियन एयरफोर्स को लंबी दूरी से हमला करने की क्षमता मिलेगी, कॉस्ट भी कम आएगी और जोखिम भी कम होगा। आज भारतीय वायुसेना के पास ब्रह्मोस, स्कैल्प, स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें हैं, लेकिन ये काफी महंगी है। ऐसे में NASAM MR सस्ती मिसाइल होगी, इसका रडार सिग्नेचर भी कम होगा और इसे ज़्यादा संख्या में ले जाया जा सकता है। NASAM MR की ताकत की बात की जाए तो ये सबसोनिक है, लेकिन स्टेल्थ है, यानी कि बहुत नीचे उड़ान भरने की क्षमता रखती है। रडार और हाई वैल्यू वाले टारगेट पर सटीक वार कर सकती है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स इसका इस्तेमाल दुश्मनों के रडार को खत्म करने के लिए कर सकता है, जिसे कि Su-30 MK, तेजस Mark 1A, Mark 2 और रफाल में भी भविष्य में लगाया जा सकता है। और एक एयरक्राफ्ट अपने साथ कई मिसाइलें ले जा सकता है। और इसका एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये भी मिल सकता है कि भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों ही एक ही मिसाइल फैमिली का इस्तेमाल कर पाएंगी। मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लागत भी कम होगी और आत्मनिर्भर ताकत भारत को मिलेगी। दोस्तों, वहीं कुछ अपडेट आई है जिसमें कि बताया गया है कि भारतीय नौसेना ने अपनी पनडुब्बी INS अरिहंत से K4 SLBM का यूजर ट्रायल सफलतापूर्वक किया। ये परीक्षण बंगाल की खाड़ी में हुआ और मिसाइल ने करीबन 3500 किलोमीटर की रेंज हासिल की। ऑफिशियली इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया, जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइल के टेस्ट के बारे में भी कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया, वो भी सब सोर्सेज की तरफ से आया था, इसलिए मैंने वो अपडेट बनाई थी। और उस अपडेट पर आप लोगों के क्वेश्चन यही थे कि मैंने अपनी मन से वो न्यूज़ बनाई है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर भी अब मैं बता दूं कि शिव अरोड़ ने खुद सोशल मीडिया पर इस लॉन्च की पुष्टि की है और ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर
भारतीय वायुसेना के जो सीनियर पायलट हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि की थी। और यानी कि यहाँ पर भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। K4 जो कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है और यह अरिहंत क्लास SSBN के लिए बनाई गई है। यानी कि ये टेस्ट ये साबित करता है कि भारत की समुद्री परमाणु क्षमता काफी ज्यादा बढ़ रही है। और K4 के साथ रेंज सीधे 3500 किलोमीटर, यानी कि पनडुब्बी को दुश्मन के तट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इससे भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मजबूत होगी और ये परीक्षण भारत की नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को भी मजबूत करता है। और इस मिसाइल के जरिए भारत को चाइना और अन्य जो स्ट्रैटेजिक क्षेत्र है वहां तक की पहुंच मिल जाती है। और आगे दोस्तों K5 और K6 मिसाइलें भी आएंगी। S5 क्लास की बड़ी SSBN शामिल होंगी। 2030 के दशक में और ज्यादा ताकतवर समुद्री परमाणु शक्ति भारत की बन जाएगी। इसके अलावा दोस्तों भारत ने कल अपनी नेक्स्ट जनरेशन की एयर डिफेंस मिसाइल आकाश NG के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। और इन ट्रायल्स में अलग अलग रेंज और ऊंचाई पर लो एल्टीट्यूड, नियर बाउंड्री टारगेट्स, लॉन्ग रेंज, हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया गया था। और ये वही स्थितियां हैं यानी कि कंडीशंस हैं जो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे कठिन मानी जाती हैं। और आकाश NG दोस्तों भारत की नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस को नए लेवल पर ले जाएगी। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है स्वदेशी RF सीकर, सॉलिड रॉकेट मोटर, हाई स्पीड टारगेट इंटरसेप्शन, नियर बाउंड्री और लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स के खिलाफ ये सक्षम है और लॉन्ग रेंज और हाई एल्टीट्यूड एंगेजमेंट कर सकती है। और आकाश NG दोस्तों यहाँ पर केवल एक मिसाइल नहीं है बल्कि ये एक कंप्लीट एयर डिफेंस इकोसिस्टम है जिसमें कि मल्टी फंक्शन रडार, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट, मिसाइल लॉन्च व्हीकल, ट्रैकिंग गाइडेंस और फायर कंट्रोल, यानी कि पूरा सिस्टम DRDO की अलग अलग लैब्स और भारतीय इंडस्ट्री के सहयोग से देश में ही बनाया गया है। और आकाश NG पर तो दोस्तों ऑलरेडी कई देशों की नजर भी है जो कि इसे खरीदना चाहते हैं। बात साफ हो जाती है दोस्तों, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है बल्कि ऑपरेशनल रेडी सिस्टम है। आकाश NG का स्वदेशी RF सीकर भारत को देता है अपनी एयर डिफेंस की आंखें, बेहतर टारगेट डिस्क्रिमिनेशन, ECM और जैमिंग के खिलाफ मजबूती। ये टेक्नोलॉजी भविष्य में डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और हाई पावर लेजर्स के रास्ते भी खोलती है। वहीं दोस्तों इसरो का LV-M3-M6 मिशन सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस मिशन के तहत LV-M3 रॉकेट ने ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया। खास बात यह कि ब्लूबर्ड रॉकेट 2 अब तक का सबसे भारी पेलोड है जो LV-M3 रॉकेट ने लियो में लॉन्च किया। यह मिशन इसरो की हैवी लिफ्ट क्षमता, विश्वसनीयता और कमर्शियल लॉन्च मार्केट में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। तो फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।